दोस्तों ये कर्पूरी ठाकुर हैं जिन्हें भारत सरकार ने मरणोपरांत भारत रत्न देने का ऐलान किया है। कर्पूरी ठाकुर एक ऐसे समाजवादी नेता थे जिन्होंने अपना पूरा जीवन सामाजिक न्याय और सामाजिक एकता के लिए समर्पित कर दिया था। इन्होंने एक बार बिहार की उप मुख्यमंत्री की गद्दी संभाली तो 2 बार बिहार के मुख्यमंत्री बने। उसके बावजूद भी इनकी गिनती सबसे गरीब मुख्यमंत्रियों में की जाती है। जिस वक्त ये बिहार की सत्ता संभालते थे उस वक्त इनका परिवार कहीं गांव में हुआ करता था और इनकी पत्नी बकरियां चराया करती थी। इस तरह के तमाम मार्मिक प्रसंग है जो इनके जीवन से जुड़े हुए हैं। इस तरह की तमाम कहानियां हैं। आज इनके जीवन की तमाम कहानियों पर बात करेंगे, लेकिन ये शुरुआत से ही बहुत ही कुशल वक्ता थे। इनके इतने नारे हुआ करते थे कि अंग्रेजों के होश उड़ जाया करते थे। जब ये आजादी से पहले अंग्रेजों के होश उड़ाया करते थे, आजादी के बाद सीधे सरकार को ललकार दिया करते थे। इनकी लाइनें कैसी थी, इसी से शुरुआत करते हैं। 100 में 90 शोषित हैं, शोषितों ने ललकारा है, जन धरती और समाज में 90 भाग हमारा है। इस तरह की तमाम लाइनें इनकी हुआ करती थी। कमाने वाला खाएगा, लूटने वाला जाएगा, नया जमाना आएगा। इस तरह के तमाम बोल्ड लाइनें ये बोला करते थे। इनके शुरुआती जीवन पे चलते हैं। दोस्तों कर्पूरी ठाकुर का जन्म 24 जनवरी 1924 को समस्तीपुर के एक नाई परिवार में हुआ था। नाई समाज जो अति पिछड़ा वर्ग में आता है। बिहार में अगड़े और पिछड़े की राजनीति बहुत पुरानी है। उस वक्त पे तमाम सामाजिक कुरीतियों को झेलते हुए इन्होंने पढ़ाई शुरू की। कर्पूरी ठाकुर पढ़ने जाया करते थे। जिस वक्त बिहार में बहुत मुश्किल से पूरे जिले में कुछ चंद लोग ही पास हुआ करते थे, उस वक्त पे इन्होंने हाई स्कूल की परीक्षा पास की थी। परीक्षा पास करने के बाद इनके पिता इनको लेकर समाज के कुछ अगड़े लोगों के पास गए। वहां पे इन्होंने बताया कि हमारा लड़का हाई स्कूल में पास हो गया है। सरपंच ने कहा कि अच्छी बात है, आओ गोड़ दबाओ, पैर दबाने की बात की। इस तरह की तमाम जातियां और भेदभाव देखने को बिहार में मिलते हैं और मिली भी हैं। लेकिन वहां से ये आगे बढ़ते हैं और आगे की पढ़ाई करने चले जाते हैं। लेकिन उस बालक के दिमाग में एक बात घर कर गई थी। ये अगड़े पिछड़े की जो राजनीति थी, अगड़े पिछड़े की जो खाई थी, इस खाई को भरने की सोच ली थी। इन्होंने कॉलेज में एडमिशन तो लिया लेकिन बीच में ही पढ़ाई छोड़ दी, क्योंकि उस वक्त आज़ादी की लड़ाई चल रही थी और इन्होंने आज़ादी की लड़ाइयों में हिस्सा ले लिया, वहाँ भाग ले लिया। कई बार इनको जेल जाना पड़ा, लेकिन वहां पे कई समाजवादी नेताओं से इनकी मुलाकात हुई, जहां से इनकी जिंदगी आगे बढ़ी। सबसे पहले इनकी जो ये प्रभावित हुए आज़ादी की लड़ाई में जाने के लिए, वो गांधी जी माने जाते हैं। गांधी जी की बातें मानी जाती हैं। साल 1934 में बिहार में इतनी तीव्रता का भूकंप आया था कि हजारों घर ढह गए थे, तमाम लोगों की जान माल की हानि हुई थी। उस हानि पे गांधी जी ने कहा था, आज हम सब पर बिना किसी भेदभाव के संकट आया है। यदि आपने और मैंने इस संकट से कोई नैतिक शिक्षा नहीं हासिल की तो ये हमारी ये उपेक्षा इस संकट से भी बुरी हो सकती है, यानी कि आगे की स्थिति हमारी और बुरी हो सकती है। जहां पे कोई अगड़ा नहीं था, कोई पिछड़ा नहीं था। जब भूकंप आया तो सब पे एक साथ आया था। गांधी जी की ये बात उन्हें बड़ी अच्छी लगी। कर्पूरी ठाकुर गांधी जी के साथ हो चले। 1942 में महात्मा गांधी के असहयोग आंदोलन में उन्होंने हिस्सा लिया, जिसके लिए उन्हें जेल भी जाना पड़ा। कर्पूरी ठाकुर बोलने में बहुत अच्छे थे, बहुत अच्छे वक्ता थे। समस्तीपुर के कृष्णा टाकीज में भाषण देते हुए उन्होंने कहा कि हमारे देश की आबादी इतनी ज्यादा है कि सिर्फ थूक देने से अंग्रेजी राज बह जाएगा। ये बात अंग्रेजों को नागवार गुजरी। अंग्रेज इतने नाराज हुए कि इन्हें 1 दिन की जेल और 50 रुपए इनके ऊपर जुर्माना लगा दिया गया। उन्होंने सजा कबूल की और आजादी की लड़ाई में और बढ़ चढ़ कर भाग लिया। इन्होंने 9 अगस्त 1942 को दरभंगा में छात्रों की बैठक में दिए कर्पूरी के क्रांतिकारी भाषण का ऐसा असर हुआ कि वहां की सरकारी भवनों पर तिरंगा फहराने लगा। लोग इतने भावुक हो गए, इनकी बातों से इतने कनेक्ट करने लगे कि लोगों ने तिरंगा फहरा दिया जगह जगह और रेल की पटरियां उखड़ने लगी, लोग आंदोलन करने लगे। इस तरह की तमाम बातें आती हैं। बात आगे बढ़ती है। अब अंग्रेज हुकूमत इन्हें ढूंढ रही है कि कर्पूरी ठाकुर को गिरफ्तार करो। जब गिरफ्तारी का दबाव पड़ा तो अंग्रेज जब इन्हें ढूंढने लगे, ये नेपाल में जाकर अंडरग्राउंड आंदोलन से जुड़ गए। वहां पे इनकी मुलाकात जयप्रकाश नारायण से, जेपी नारायण, काफी चर्चित नाम ये भी आता है। उन्होंने नेपाल के सुरंगा पहाड़ में आजाद दस्ते की ट्रेनिंग देखी। उन्होंने यहां उन्हें बंदूक चलाना, बम बनाना सिखाया जाता था। कर्पूरी ठाकुर ने भी इस ट्रेनिंग में भाग लिया। लेकिन वहां पे एक समाजवादी नेता जयप्रकाश नारायण से इनकी मुलाकात हुई थी। उनकी बातों को बहुत ही गंभीरता से इन्होंने लिया। यहां पर
इन्होंने कहा कि हमें बदला नहीं बदलाव चाहिए। जिस तरह की पृष्ठभूमि से ये आए थे, जिस तरह की चीजें ये झेलते हुए आए थे, अंग्रेजी से तो लड़ लेंगे, लेकिन देश में जो ये खाई अगड़े और पिछड़े की है, इसको कैसे भरेंगे, यहीं से इनका माइंड डाइवर्ट हो जाता है। ये कहते हैं कि हमें बदला नहीं लेना है बल्कि समाज में बदलाव लाना है, हमें युद्ध की कला नहीं क्रांति का विज्ञान सीखना है। सोचिए कितनी गंभीर बातें करते थे। इसके बाद कर्पूरी ने सोशलिस्ट पार्टी ज्वाइन कर ली। सोशलिस्ट पार्टी में शुरुआत की इन्होंने अपने राजनीतिक जीवन की। जेल में शुरू किया आमरण अनशन, कई बार जेल भी गए। जेल में इन्होंने एक बार आमरण अनशन भी किया था। अंग्रेजों ने एक जगह से दूसरी जगह पे इनको शिफ्ट कर दिया था ताकि इनकी बातों का ज्यादा असर ना हो, लेकिन वहां पे जब इन्होंने आमरण अनशन किया, 29वें दिन जब ये मरणासन हुए तो इनकी मांगे मानी गई, पूरी हुई। उसके बाद से इनका जेल जो हुई थी वो सजा खत्म हुई और वहां से ये बाहर निकले। कर्पूरी ठाकुर आजादी से पहले 2 बार और आजादी मिलने के बाद 18 बार जेल गए, यानी अंग्रेजी हुकूमत में सिर्फ 2 बार, लेकिन उसके बाद 18 बार जेल गए। सोचिए किस तरह की चीजें ये किया करते थे, कितने निर्भीक हुआ करते थे, सरकारों के खिलाफ एकदम खुलकर बोला करते थे। कर्पूरी ठाकुर की अब राजनीतिक जीवन की बात करते हैं। 1942 में इन्होंने पहला चुनाव जीता। उस चुनाव के बाद ये कभी हारे नहीं, किसी न किसी सदन में इनकी सदस्यता जरूर बनी रही। इसके बाद कभी ये विधानसभा चुनाव नहीं हारे। उन्होंने सामाजिक मुद्दों को अपने एजेंडे में सबसे आगे रखा। वे जनता के सवालों को सदन में मजबूती से उठाने के लिए जाने जाते थे। समाज के कमजोर तबकों पर होने वाले जुल्म अत्याचार की घटनाओं को लेकर ये खुद के ही सरकार को घेर लिया करते थे, इतने मुखर हुआ करते थे, अपनी ही सरकार को कटघरे में खड़ा कर देते थे। जब उप मुख्यमंत्री बने तो बेटे को खत लिखा। इनके बेटे रामनाथ एक इंटरव्यू में कहते हैं कि उन्होंने उस खत में सिर्फ 3 बातें लिखी थी। उन्होंने लिखा था, तुम इससे प्रभावित नहीं होना, कोई लोभ लालच देगा तो उस लोभ में मत आना, मेरी बदनामी होगी। एक छोटा सा ये खत था जो कई बातें कह जाता है। उन्होंने कहा कि किसी भी तरीके का भेदभाव, किसी भी तरीके की सिफारिश और इस तरह की तमाम चीजों से बचना है। बहुत से लोग तुम्हारे पास आएंगे, तुम्हें लोभ देंगे कि कुछ तुम अपना मेरा कुछ काम करवा दो अपने पिता से कहकर, लेकिन तुम इस तरह की किसी बातों में मत आना। इस तरह का इनका कहना था। जब ये सीएम बने तब भी अपने बेटे को इसी तरीके का खत लिखा था। पहले ये गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री हुए थे बिहार में, 11वें मुख्यमंत्री बने थे। बिहार के पहले गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री रहे। पहली बार दिसंबर 1970 से जून 71 तक वे मुख्यमंत्री रहे। 3 दशक बीत गए हैं। 1942 से इन्होंने आजादी की लड़ाई में कूदे, आजादी की लड़ाइयां लड़ी। 10 साल के बाद देखिए 52 में ये चुनावी यात्रा में अपने आते हैं और वहां से शुरुआत करते हैं। दिसंबर 1970 आते आते ये प्रदेश के मुख्यमंत्री बन जाते हैं, वहां की बागडोर संभाल लेते हैं। पहली बार सोशलिस्ट पार्टी और भारतीय क्रांति दल की सरकार में ये सीएम बने। दूसरी बार जनता पार्टी की सरकार में जून 1977 से अप्रैल 1989 तक ये मुख्यमंत्री बने रहे। कर्पूरी डिवीजन से पास हुए। जब ये मुख्यमंत्री थे तो इन्होंने कई सारे बदलाव किए, जिसके लिए बहुत सारी इनकी आलोचनाएं भी हुई, लेकिन उसी के लिए इन्हें याद किया जाता है, उसी के लिए इन्हें लक़ब मिला जननायक का। और आज भारत सरकार उन्हें भारत रत्न देने जा रही है। कुछ इन बातों को भी जान लेते हैं। 1967 में पहली बार उप मुख्यमंत्री बनने पर उन्होंने अंग्रेजी की अनिवार्यता को खत्म कर दिया था। उस वक्त पे जो समाजवादी नेता थे हिंदी को बढ़ावा देने की बात करते थे, हिंदी को आगे लाने की बात करते थे, क्योंकि जो खाई थी अगड़े और पिछड़े की, जो समृद्ध लोग थे समाज के वही पढ़ाई कर पाते थे। समृद्ध लोग जो थे वो ज्यादा अंग्रेजी को प्रीफर करते थे और अंग्रेजी की तरफ बढ़ते थे, लेकिन वही जो गरीब तबका था, जो पिछड़े समाज के लोग थे, उन्हें ये चीजें सुविधाएं नहीं मिल पाती थी, जिसकी वजह से वो फेल हो जाया करते थे। ये जब उप मुख्यमंत्री बने तो इन्होंने अंग्रेजी में यानी मैट्रिक में पास होने वाले जो लोग थे उसमें से अंग्रेजी की अनिवार्यता खत्म कर दी। यानी कि अंग्रेजी में अगर फेल हो गए तो भी आप पास हो सकते हैं, बाकी के जो सब्जेक्ट हैं उसमें नंबर होने चाहिए। तब अंग्रेजी में फेल मैट्रिक पास लोगों का मजाक बनाया जाता था। उन्हें कहा जाता था कि कर्पूरी डिवीजन से पास हुए हैं, इस तरह के उनका मजाक बनता था। इसी दौरान उन्हें शिक्षा मंत्री का पद भी मिला हुआ था और उनकी कोशिशों के चलते ही मिशनरी स्कूल में हिंदी पढ़ाया जाना शुरू कर दिया। यानी क्रिश्चियन जो स्कूल होते थे जो अंग्रेजी के लिए जाने जाते हैं, वहां पर भी हिंदी पढ़ाया जाने लगा। आर्थिक तौर पर गरीब बच्चों की स्कूल की फीस भी इन्होंने माफ कर दी। वे देश के पहले मुख्यमंत्री बने जिन्होंने अपने राज्य में मैट्रिक तक की मुफ्त शिक्षा की बात कही, उन्होंने घोषणा की थी। मैट्रिक तक यानी हाई स्कूल तक की परीक्षा शिक्षा जो थी
भी उन्होंने मुफ्त कर दी थी। उन्होंने राज्य में उर्दू को दूसरी राज्य की भाषा का दर्जा देने का भी काम किया था। इस तरह के तमाम काम हैं इनके जो इन्होंने अपने जीवन में किया था। लेकिन सबसे ज्यादा जिस बात की चर्चा होती है, सबसे ज्यादा जिस चीज को माना जाता है, वो मंडल कमीशन से पहले बिहार में इन्होंने ओबीसी का आरक्षण दिया था। यही वजह है कि आज भी अलग अलग पार्टियों की सरकारें इनके करीबी होने का दावा करते हैं और आज भारत रत्न भी इनको दिया जा रहा है। कहीं ना कहीं उसके पीछे इस चीज का बहुत बड़ा हाथ है। देखिए 1970 में कर्पूरी ठाकुर पहली बार मुख्यमंत्री बने। उनकी सरकार ने महज 163 दिन ही मतलब काम किया था। उनकी सरकार गिर गई थी 163 दिन के अंदर। 1977 में दोबारा मुख्यमंत्री बने तो एससी एसटी के अलावा ओबीसी के लिए बिहार में आरक्षण लागू किया। यह आरक्षण कैसे लागू हुआ यह भी जान लिए। सीएम कर्पूरी ठाकुर ने बिहार में कई स्तरों पर लागू होने वाले आरक्षण को लागू किया था। अब इसमें देखिए कुल मिलाकर 26% आरक्षण उन्होंने लागू किया था, जिसमें 20% आरक्षण अन्य पिछड़ा वर्ग को दिया था, यानी ओबीसी को दिया था। वहीं महिलाओं और स्वर्ण जातियों में शामिल आर्थिक रूप से जो कमजोर लोग थे, पिछड़े लोग थे आर्थिक रूप से, उन्हें भी 3-3% का आरक्षण की व्यवस्था इन्होंने की थी। खास बात यह है कि आरक्षण की इस व्यवस्था का भारतीय जनसंघ ने भारी विरोध किया था, जबकि जनसंघ उस समय जनता पार्टी की सरकार की मुख्य हिस्सेदार हुआ करती थी। और आज भारतीय जनता पार्टी ने उन्हें भारत रत्न दिया है, क्योंकि बिहार में कहा जा रहा है कि जाति जनगणना हुई है। जाति जनगणना में जो आंकड़े आए हैं, इस वोट को जाति जनगणना में ये जो तमाम पिछड़े अति पिछड़े लोग हैं और एससी एसटी के जो लोग हैं, उनको साधने के लिए ये किया जा रहा है। इस तरह की बातें कही जा रही हैं। तो इस वीडियो में हम ये भी बता देते हैं कि 2023 में बिहार की जाति जो जनगणना हुई, उसमें अति पिछड़ा वर्ग यानी ईबीसी एक्सट्रीम बैकवर्ड क्लास जो है, वो 36.2% की आबादी के साथ सबसे बड़ा समुदाय है। कर्पूरी ठाकुर इसी समुदाय से आते थे, यानी अति पिछड़ा वर्ग से आते थे। उसके बाद अन्य पिछड़ा वर्ग यानी ओबीसी की आबादी 27% है और अनुसूचित जातियों की यानी एससी एसटीज की 19.66% की आबादी है। अब सोचिए कितना असर रखते हैं, कितनी ज्यादा वोट है। इन्हीं वोटों की बात हो रही है आजकल। कर्पूरी ठाकुर के चौखट पर प्रधानमंत्री को चोट लगी थी। अब कर्पूरी ठाकुर कितने ईमानदार मुख्यमंत्री थे, कितने ही साधारण व्यक्ति थे, इसके बारे में भी जानते हैं। इसमें कई कहानियां आती हैं। अब देखिए, और कितने मुखर थे अपने हाजिर जवाबी के लिए। देखिए इनके घर पे चौधरी चरण सिंह आए थे, तब प्रधानमंत्री हुआ करते थे देश के। कर्पूरी ठाकुर इसको जरा ऊंचा करवाओ। जब ये कर्पूरी ठाकुर के घर में जा रहे थे, कर्पूरी ठाकुर का पुराना घर था, वो खपरेल का जो घर हुआ करता था गांव में, आपने कभी देखा होगा, वही वाले घर थे जिसकी चौखटें बहुत नीचे हुआ करती थी। जब प्रधानमंत्री उस चौखट से अंदर जा रहे थे तो उनका सर टकरा गया। सर टकराने के बाद उन्होंने कहा कर्पूरी इसको जरा ऊंचा करवाओ। उधर से कर्पूरी का जवाब आया, उन्होंने कहा जब तक बिहार के गरीबों का घर नहीं बन जाता, मेरा घर जब बन जाने से क्या फायदा होगा। इस तरह की ये बात किया करते थे। जब फटा कोट देखकर मार्शल ने गिफ्ट किया कोट, फटे कोट की बात आती थी। उनके बेटे बताते हैं, उनके बेटे रामनाथ ठाकुर कहते हैं कि विधायक बनने के बाद की बात है कि एक प्रतिनिधिमंडल के साथ जननायक को ऑस्ट्रेलिया जाना था। उनके पास कोट नहीं था, उन्होंने एक दोस्त से कोट उधार लिया था, किसी और से अरेंज किया था, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया का दौरा किया था। उसके बाद वहां से यूगोस्लाविया गए तो मार्शल टीटो ने देखा कि उनका कोट फटा हुआ है। इसके बाद उन्होंने कर्पूरी ठाकुर को एक कोट गिफ्ट दिया था। अब सोचिए कितने साधारण व्यक्ति हुआ करते थे, कितने ईमानदार व्यक्ति हुआ करते थे कि उनके पास खुद के लिए कपड़े के लिए भी चीजें नहीं होती थी, अपने कपड़े पे भी खर्च नहीं करते थे। एक बार की बात आती है कि चंद्रशेखर जब केंद्र की राजनीति से गए हुए थे, बिहार का दौरा कर रहे थे, वहां पे इनके कुर्ते को देख उन्होंने सबके आगे अपना कुर्ता फैला दिया और झोली फैलाकर सबसे कहा कि चंदा दो कि कर्पूरी ठाकुर को ये दिया जाएगा। सब चंदा इकट्ठा हुआ तो उन्होंने कर्पूरी ठाकुर को दिया और कहा कि कर्पूरी जी आप इससे अपना वस्त्र बनवाइए, अपने कपड़े तैयार करवाइए। इस तरह की तमाम कहानियां इनके जीवन से आती हैं। एक कहानी ये भी आती है, आजकल के जितने भी नेता हैं बड़ी गाड़ियों से चलते आपने देखा होगा इन नेताओं को, और नेता बनने के बाद से, मंत्री बनने के बाद से इनके धन में कितनी वृद्धि होती है, इनके जीवन में कितना विकास होता है। देश का विकास हो, प्रदेश का विकास हो, ये मायने नहीं रखता, लेकिन उनका कितना विकास होता है ये किसी से दबी छुपी बात नहीं है। लेकिन देखिए इनके पास इनके खुद के बहनोई सिफारिश के लिए आए थे कि हमें
किसी नौकरी में लगवा दीजिए। कर्पूरी ठाकुर के बहनोई एक बार उनके पास नौकरी की सिफारिश लेकर पहुंचे। उनकी बात सुनकर कर्पूरी गंभीर हो गए और उन्होंने अपने जेब से 50 रुपए देते हुए कहा कि जाइए अस्तूरा खरीद लीजिए। वो नाई समाज से आते थे, हमने शुरुआत में बताया। उन्होंने कहा ये 50 रुपए लीजिए, जाइए अस्तूरा खरीद लीजिए और अपना जो पुश्तैनी धंधा है उसको शुरू कीजिए। लेकिन ये काम मैं नहीं कर सकता। उनकी मौत को भी संदिग्ध बताया जाता है। कहा जाता है कि कर्पूरी, कई तमाम मीडिया खबरों में आती है कि इनका निधन 64 वर्ष की उम्र में 17 फरवरी 1988 को हुआ था, जब ये 64 साल के थे। कर्पूरी ठाकुर हाई ब्लड प्रेशर और हार्ट के मरीज थे। ऐसे में नमक उनके लिए जहर का काम करता, लेकिन इसके बावजूद उन्हें सांख्य योग क्रिया के तहत किसी अतुलानंद ने पानी में सेंधा नमक मिलाकर 13 लीटर पानी पिलाया था। 17 फरवरी को अस्पताल में उनका निधन हो गया। अतुलानंद कौन था इसका पता आज तक नहीं चला। इसकी जांच की कई बार मांग होती रही है, लेकिन 35 साल इस बात को बीत गए हैं और आज कर्पूरी ठाकुर को उनके सच्चाई, देखिए ईमानदारी, सज्जनता और लोकप्रियता ने कर्पूरी ठाकुर को जननायक बना दिया। लोगों के बीच कितने लोकप्रिय हुए, किस तरह से जननेता बने और लोगों के सामाजिक एकता और न्याय की बात करते रहे। इतनी ज्यादा कि कभी वो फटे कोट में चले, कभी वो फटे कुर्ते में चले, अपना घर तक नहीं बनवा पाए, लेकिन समाज में बहुत सारे बदलाव किए, बिहार में बहुत सारे बदलाव किए। इसी वजह से उन्हें आज भी लोग प्यार से जननायक कहते हैं और आज उन्हें भारत रत्न देने की घोषणा की गई है। उनका 100वां जन्मदिन था। अपने 100वें जन्मदिन पे भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने इस साल भारत रत्न देने का ऐलान किया। हमारी ये वीडियो आपको कैसी लगी, ये जानकारी कैसी लगी, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मैं जमा सिद्दीकी, आप देख रहे थे मीडिया लैंड नेटवर्क।